करने जा रहे हैं। आज डे 15 रहने वाला है, लेकिन आज हम डे 15 में पहुंच चुके हैं। एक नया चेंज यहाँ पर आ चुका है और चेंज किस तरह का है। अब जो कुछ दिनों तक आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस रहेंगे जो जेकेएसएसबी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। जैसे आज एग्जांपल लेके चलते हैं, आज हम साइंस के वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि 2021 वाले जेकेएसएसबी एग्जाम में पूछे गए हैं। और कहने को तो सीरीज 20 क्वेश्चंस वाली है, लेकिन आज जो क्वेश्चन का सेट आपके सामने आएगा वो 25 क्वेश्चन का सेट रहने वाला है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो दो आपके लिए सरप्राइज हैं। पहला तो कि क्वेश्चन 20 नहीं है, सीरीज का नाम 20 क्वेश्चन सीरीज है, बट क्वेश्चन 25 रहेंगे। दूसरा ये कि सब्जेक्ट वाइज हमने स्टार्ट कर दिया और वो क्वेश्चंस जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। अब हम चलते हैं एक एक करके। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि क्वेश्चन का लेवल इजी है, डिफिकल्ट है, तो एक बार पहले आपको दिखा दिया जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल भी रहा होगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ये सभी क्वेश्चन 2021 वाले एग्जाम में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या है? चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। पहले में है वॉट। देखो वॉट जो है वो पावर की एसआई यूनिट होती है। सेकंड में है हर्ट्ज, हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी की। थर्ड नंबर पे है मीटर, मीटर होती है लेंथ की। और फोर्थ नंबर पे है सेकंड, सेकंड होती है टाइम की। तो वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? वेवलेंथ जनरली होता क्या, जैसे ये छोटी वेवलेंथ आ गई, इसमें ये बड़ी वेवलेंथ आ जाएगी, है ना। मतलब वेवलेंथ हुआ क्या, जो क्रस्ट की बात कर लो या दो ट्रफ बना दो इस तरह से ना, क्रस्ट के बीच में या फिर ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ कहेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा कम था, ये शॉर्टर वेवलेंथ है, ये बड़ी वेवलेंथ है, ऐसे कहेंगे। तो एक्चुअली हम मेजर क्या कर रहे हैं, तो डिस्टेंस लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो वेवलेंथ की सही यूनिट भी क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। और जनरली वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और हम बोलते क्या हैं, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला लेकर हम चलते हैं, तो इतना भी आपको पता होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। इनमें से कौन सा पार्टिकल है ऐसा जिसका इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता? पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करते हैं। प्रोटॉन की बात करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन की बात करेंगे, न्यूट्रल चार्ज होता। तो वही तो आपसे पूछा हुआ था कि किसका इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता या फिर जो न्यूट्रल रहता है, तो वो न्यूट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, नेगेटिव चार्ज रहता है। और ऑप्शन नंबर ए में पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन को कभी कभी एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, क्योंकि है तो इलेक्ट्रॉन ही लेकिन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिट्रॉन भी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रिकल चार्ज ही नहीं है ऑप्शन में से, वो न्यूट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। सोडियम का केमिकल सिंबल बताइए क्या हो जाएगा। ये जब मैं क्वेश्चंस देखता हूँ ना, तो मुझे वो क्लास 4 के एग्जाम की बात याद आती है कि देखो ये कैसे, मतलब ग्रेजुएट लेवल की क्वेश्चन है, 12th बेस एग्जाम के क्वेश्चन कैसे आए और क्लास 4 के लेवल के क्वेश्चन कैसे थे। और वो पेपर कब था, और ये पेपर 2021 में हुआ है। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। सोडियम का केमिकल सिंबल क्या हो जाएगा? देखो Au हो जाएगा गोल्ड का, Na हो जाएगा सोडियम का। आपसे वही तो पूछा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Pb किसका हो जाएगा? लेड का। और Ag सिल्वर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस denotes water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and gets precipitated as, ये क्या लिखा हुआ है, as unavailable salts, as unavailable salt। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है वहां पर उनसे। तो क्वेश्चन में सिंपल कहा गया है कि ये प्रोसेस कौन सा होता है जहां पे क्या होगा कि जो भी वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स है वो जमीन के अंदर चले जाएंगे। इस तरह से आपसे पूछा गया। देखो यूट्रोफिकेशन की अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है। यूट्रोफिकेशन में होता है कि जैसे पानी के कोई एरिया या पूरी वाटर बॉडी की बात कर लो, वहां पे क्या हो जाएगा, जो जैसे जैसे नाइट्रोजन बोलो या फॉस्फोरस फॉस्फोरस बोलो, इसका कंटेंट बढ़ जाएगा ना, तो यानी कि उसमें जो अच्छा कंटेंट है वो बढ़ जाएगा, लेकिन उसका नुकसान क्या बनता है, एल्गी वगैरह बन जाती है, रेज पहुंच नहीं पाती है, वो यूट्रोफिकेशन हो गया। वैसा कुछ पूछे ही नहीं हुआ आपसे। सॉइल की बात करी जा रही है। फ्रेगमेंटेशन क्या होगा, जैसे फ्रेगमेंटेशन हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पढ़ते हैं, जैसे एक चीज है वो दो पार्ट में बंट गया, फ्रेगमेंट हो गए, फिर वो भी ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। लीचिंग, लीचिंग ये केमिकल इंडस्ट्री में होती है, जब पे किसी को कोई बाहर मेटल को बाहर निकालना है किसी चीज से, वो लीचिंग हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन करनी है। या फिर लीचिंग, अब सॉइल की टर्म्स में बात करें, सॉइल लीचिंग तो वहां पर होता है जैसे जैसे अगर हम बोलेंगे कोई जगह है जहाँ पे कंकर वगैरह एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान के उसके ऊपर मिट्टी वगैरह है, तो पानी पड़ता जाएगा, बारिश आती जाएगी, तो क्या होगा, वो सारी मिट्टी सेट हो जाएगी, कंकर ऊपर बन जाएंगे,
ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। तो वही होता है सॉइल लीचिंग, आपसे वही पूछा हुआ है ना, कि जैसे आपको कहा कि जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो सॉइल के अंदर चले जाएंगे, सारा कुछ ऐसे होता है। जब पानी पड़ता जाएगा, प्रेशर पड़ता जाएगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो नीचे सेटल होते जाएंगे, तो इसी प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं, वो आपसे पूछा गया था। और डी में बायोमैग्निफिकेशन है। बायोमैग्निफिकेशन क्या हो गया? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जो भी बायोलॉजिकल है, जो भी चीजें हैं, जैसे वहाँ अगर हम यहाँ पे बायोमैग्निफिकेशन की बात करते हैं, अनवांटेड मटेरियल्स की बात करते हैं, वो मैग्नीफाई करना स्टार्ट कर जाते हैं। जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस की बात करेंगे, वो फैलना स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग गैस लॉज शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ गैस। वॉल्यूम और नंबर ऑफ गैस के बीच में कौन बताता है? देखो ऑप्शन नंबर डी में है बॉयल्स लॉ, वो बताता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं। फिर आता है कौन सा ऊपर? चार्ल्स लॉ, ऑप्शन नंबर सी में चार्ल्स लॉ। ये किस में बताता है? ये प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में बताता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में बताता है। फिर इसके ऊपर है ऑप्शन नंबर बी में गेल-लुसाक लॉ, वो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में बताता है। उसके ऊपर है एवोगाड्रो, जो आपको बोला था वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर बोलो वॉल्यूम या फिर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बीच में रिलेशनशिप बताता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रियोस्टेट इज यूज्ड टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट। देखो ऑब्वियस सी बात है, रियोस्टेट को आप इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने का काम करते हो, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल करंट को कैसे काम करता है रियोस्टेट, इसके नाम से पता लगता है। रियोस्टेट को अगर हम बात करेंगे वेरिएबल रेजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब यहीं से समझ जाओगे, वेरिएबल रेजिस्टर मतलब कि वो रेजिस्टेंस को चेंज करता होगा, उसी की वजह से करंट को कंट्रोल करता होगा। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस को कंट्रोल चेंज करके वो करंट को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली इन। देखो ऑटोट्रॉपिक क्या, जब अपना खाना खुद बनाते हैं और प्लांट से खुद बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी यानी कि जैसे शाफ्ट घूम रही है, उससे बिजली पैदा हो रही है, ऑप्शन इसमें जनरेटर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसके उल्टा मोटर को पहले भी डिस्कस किया, मोटर क्या कर रही है? इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एनर्जी सोर्स। इनमें से कौन सी एग्जांपल ऐसी है जो कि प्राइमरी एनर्जी सोर्स की एग्जांपल है? प्राइमरी एनर्जी सोर्स देखो दो होंगे, एक हो जाएंगे प्राइमरी एनर्जी सोर्स, एक हो जाएंगे सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सा? जिससे आप सेकेंडरी बना, जैसे सनलाइट हो गई या विंड एनर्जी हो गई, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, कोयला हो गया, इसको यूज करके आप दूसरी चीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी सेकेंडरी में आ जाएगी, प्राइमरी में सन आ जाएगा। तो अगर ऑप्शंस में देखा जाएगा तो सन आपको देखने को मिल रहा है, तो वो प्राइमरी एनर्जी आ जाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल सेल बैटरी। देखो प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी कौन सी जाएगी? जो रिचार्ज नहीं होती है, जैसे नॉर्मल सेल वगैरह यूज करते हैं, रिचार्ज नहीं होते वो, है ना, तो वो प्राइमरी की कैटेगरी में। सेकेंडरी कौन सी होगी? जो हम रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे लेड एसिड बैटरी। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे निकल कैडमियम बैटरी, दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है विच न्यूटन्स लॉ गिव द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हम पढ़ते हैं ये कौन सा न्यूटन लॉ आपको प्रोवाइड करता है? तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन से कौन सा प्रोटोकॉल रिलेट करता है? देखो दो फेमस है इसमें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्वाइटो प्रोटोकॉल। अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करेंगे, और इसे कहा जाता है कि मतलब इंटरनेशनली जो सक्सेसफुल ट्रीटी है या आप कह सकते हो प्रोटोकॉल है, वो यही इसे माना जाता है, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था? जो ओजोन लेयर है उससे रिलेटेड था ना, क्योंकि वो जैसे आप पढ़ते हो होल हो गया था, आज वो रिकवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि सभी नेशंस ने मिलकर काम करा है, इंटरनेशनल अलायंस बनाई गई है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आज वो रिकवर भी करता जा रहा है होल। और कहा जाए कि 2047 तक तो ऐसा हो कि मतलब पूरे वर्ल्ड में आपको वो चेंज देखने को मिलेगा, और 2066 तक अंटार्कटिका में भी वो कवर कर जाएगा अपने आप को। तो क्यों? क्योंकि ये सब कुछ लाए गए तभी तो सब कुछ हो रहा है। और ये 1987 में स्टार्टिंग करी गई थी, 1989 में से इफेक्ट पे भी लाया गया था। और काइटो प्रोटोकॉल की बात करें, वो ग्रीन हाउस एमिशंस को लेकर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। Which of the following helps to translocation a variety of organic and inorganic solutes from the leaf to other parts of the plant। देखो पेड़ों की बात करेंगे, जब ट्रांसपोर्टेशन की दो चीजें सामने आती है, जाइलम आता है, एक फ्लोएम आता है। जाइलम की बात करेंगे, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम की बात करेंगे फूड को ट्रांसप्लांट कर रहा है। तो यहाँ पे वाटर की बात तो करी नहीं जा रही है, फूड की बात करी जा रही है, तो फ्लोएम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 देखो आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, वीडियो को शेयर करते रहो। अभी जैसे आज खाली साइंस के क्वेश्चन सारे हो सकते हैं, कल हिस्ट्री का सेट आ जाएगा, परसों कंप्यूटर का सेट आ जाएगा, किसी दिन ज्योग्राफी का सेट आ जाएगा, किसी दिन जम्मू कश्मीर का सेट आ जाएगा। तो वीडियोस को शेयर करते रहो, हम जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं आपके इनसे रिस्पॉन्स कम आता जा रहा है। जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से टेलीग्राम है, वो भी ज्वाइन कर लो, वो भी अपने बेनिफिशियल रहने वाला है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, which of the following terms denotes the physical position and functional role of a species within the community। देखो इनमें से कौन सी टर्म है जो बताते हैं किसी भी, जैसे कोई भी हम स्पीशीज लेंगे उसकी पोजीशन क्या है उस कम्युनिटी में, उसका फंक्शनल रोल क्या है, फंक्शन वगैरह क्या है, ये कौन बताता है। बायोमास, इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल निश या फिर इकोटोन। दो इंपॉर्टेंट, इकोलॉजिकल निश और इकोटोन। इकोलॉजिकल निश ही है जो कि एक तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी तो बताएगी बताएगी, पोजीशन बताएगी, इसमें फंक्शनल रोल भी बताएगी, तो वो तो डेफिनेशन होगी इकोलॉजिकल निश की, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट एक इकोटोन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इकोटोन क्या हो जाएगा, जहाँ पे इकोसिस्टम में आपको ट्रांजिशन चेंज देखने को मिल रहा है ना, उसे इकोटोन कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसीज कॉजेज रिकेट्स इन चिल्ड्रन। रिकेट्स की जो डिजीज आती है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से आती है। देखो विटामिन के की बात करेंगे, हम बोलते हैं नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। विटामिन डी रिकेट्स इन चिल्ड्रन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी हम स्कर्वी की बात करते हैं, विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैज डेफिनेट शेप, इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट। बचपन से पढ़ते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, तो गैसेस की बात करते हैं इनडेफिनेट शेप, ना ही कोई डेफिनेट शेप है ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम है, जहां जाएगी वहां फैल जाएगी, कोई शेप वगैरह है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। अब थर्मोडायनेमिक का क्या, तो टेंशन मत लेना, है वो ये टेम्परेचर ही है। देखो एम्पेयर किसकी हो जाएगी, करंट की, कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी की, केल्विन टेम्परेचर की ही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। डी यहाँ पे गलत हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की सही यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। इसमें से कौन सा चीज है जो ग्रीन कलर देती है पत्तों पेड़ों को, तो आपने बड़े मजे से बड़े हमेशा पढ़ते हैं उसके बारे में, आप गेस भी मारोगे तभी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ऑप्शन हो सकता है आपको ना दिखने को, बट क्लोरोफिल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होगी, जिसमें हम बोलते हैं कि जो वेव की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मटेरियल प्रोपोगेट करता है, सेम डायरेक्शन होती है लॉन्गिट्यूडनल, जैसे पी वेव्स भी इसी एग्जांपल आ जाती हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो देखो साउंड वेव्स होगी, अल्ट्रासाउंड वेव्स होगी, ये अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासोनिक वेव्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर स्प्रिंग की जो वेव होती हैं वो भी इसी कैटेगरी में आ जाती हैं, है ना, तो सी वेव्स, सुनामी वेव्स होगी वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी आपको बतानी है ना। एटॉमिसिटी होता क्या है कि कितने एटम्स है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के, जैसे मॉलिक्यूल में, जैसे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, O2 हम बोलते हैं, तो ये डाई एटॉमिक हो जाएगा। ओजोन O3 हम बोलते हैं, ट्राई एटॉमिक हो जाएगा। इसी तरह से पूछा जा रहा है, नाइट्रोजन को हम N2 लिखते हैं तो डाई एटॉमिक हो जाएगा, 2 इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे देखने को मिल रहा है, डी में देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉलिड्स आर एनिस्ट्रोफिक इन नेचर। देखो एनिस्ट्रोफिक होता है, आइसोट्रोफिक होता है। एनिस्ट्रोफिक कौन से होते हैं, जिसके प्रॉपर्टीज को आप अलग एंगल से मेजर करना स्टार्ट करोगे तो अलग वैल्यूज देखने को मिलेंगे, वो एनिस्ट्रोफिक हो जाएंगे। तो आइसोट्रोपिक इसका उल्टा हो जाएगा, तो ऑप्शन के हिसाब से एमॉर्फस सॉलिड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B9। विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम क्या होता है आपसे वो पूछा जा रहा है। देखो ये पायरोडॉक्सिन की बात करेंगे, B6 का होता है, एस्कॉर्बिक एसिड C का होता है, रिबोफ्लेविन B2 का होता है, और फॉलिक एसिड होता है जो आपसे पूछा गया B9 का, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर। सिल्वर का केमिकल सिंबल क्या है, Au तो गोल्ड का होता है, K पोटेशियम का होता है, Ag सिल्वर का होता है, आपसे वही पूछा होता है, Pb लेड का होता है। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द सेकंड लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर देखो सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, बेसिक 5 यही है। तो सेकंड नंबर पे स्ट्रेटोस्फेयर आती है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है।
तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के 25 क्वेश्चन का सेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कल लास्ट की वीडियो के एंड में भी डिस्कस कर जब मैंने व्हाइट बोर्ड की वीडियो बनाई थी, आज भी आपको बताना चाहूंगा कि देखो हम भागते हैं सक्सेस के पीछे कि हमें सक्सेसफुल बनना है, ये है वो है, हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, जो समझेगा वो समझ जाएगा, ठीक है। जो सक्सेसफुल इंसान हम अपने आप को सक्सेसफुल मानता है या जिसको आप मानते हो, क्या वो वाकई में सक्सेसफुल है? सक्सेसफुल होने का मतलब कि अगर उसके पास पैसा आ गया, उसके पास जॉब आ गई है, या उसका अच्छा घर है, गाड़ियां हैं उसके पास, सब कुछ है उसके पास, तो क्या वो सक्सेसफुल हो गया? क्या वो मन से खुश भी है या नहीं है? वो उसी को पता है कि वो सक्सेसफुल है वाकई में या नहीं है। दिखावे के लिए आउटर लेवल पे तो सक्सेस मिल सकती है, लेकिन अगर आपको जो सही सक्सेस है ना, वो पता है कौन सी है? वो ये नहीं है। हालांकि जरूरी ये भी है, लेकिन जो सबसे जरूरी वो कौन सी है? इनर सक्सेस। अंदर की सक्सेस बड़ी जरूरी है, जो कि आप अपने मन को कंट्रोल में लाके ला सकते हो। तो सबसे पहले जो है इनर सक्सेस के पीछे भागो। अगर इनर सक्सेस मिल जाएगी ना, ये आउटर सक्सेस कुछ भी नहीं है फिर आपके लिए। अगर आपको आउटर सक्सेस मिल जाएगी, आपके पास सब कुछ होगा, पैसा होगा, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन अंदर से खुशी नहीं होगी, अंदर से हमेशा डर बना रहेगा, तो ये आउटर सक्सेसफुल का बनने का भी कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो सिर्फ आप इसके पीछे मत भागो, जो इनर सक्सेस है उसके पीछे ज्यादा भागो, वो ज्यादा इफेक्टिव रहने वाली है। अगर जिंदगी जीनी है तो बेटर आपके इनर सक्सेस रहने वाली है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि ये जरूरी, ये भी जरूरी है, लेकिन ज्यादा जरूरी कौन सी है? इनर सक्सेस। तो आज के बाद अपने आप पे ध्यान दो, अपने मन को शांत करने का ट्राई करो। हालांकि बाकी बातें बाद की वीडियोस में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आज की इस वीडियो को एंड करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लेना, वीडियोस को शेयर करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।